यूनिट सेकेंड, प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति हमें जीवन यापन के लिए बहुत से प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराती है, जो कि हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्राकृतिक संसाधन का विगत कुछ दशकों में मनुष्य द्वारा अति दोहन किया गया है, जिसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में समय को हम 5 कालों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है 1825 से 1850 का काल। इस काल में यह माना गया कि प्राकृतिक संसाधन असीमित हैं, जिससे अत्यधिक दोहन हुआ। दूसरा है 1925 से 1950 का काल। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने से कुछ पहले से ये और युद्ध समाप्त होने के बाद का एक काल हुआ। इस काल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई, जैसे पुनर्रचना। युद्ध के बाद के दिनों में यह कार्य तेज़ी से हुआ। इस दौरान जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक तेज़ी से हुई, जीवन स्तर में सुधार भी हुआ और राजनीतिक विखंडन के साथ में बहुत सारे छोटे देश आज़ाद भी हुए और बाढ़ और प्रकोप इस काल के अंदर काफ़ी देखा गया और मृदा का अपरदन भी इस काल के अंदर हुआ। तीसरा है पर्यावरण क्षति काल। इस काल में औद्योगिक तथा नगरीय विकास तेज़ी से हुआ, जिसके कारण पर्यावरण को अत्यधिक क्षति हुई। जन चेतना काल 1960 के बाद का समय है, जिसमें सरकारी पर्यावरण नीतियाँ बनी। जन चेतना आंदोलन हुआ, जिसमें चिपको आंदोलन वृक्ष बचाने के लिए प्रकाश में आया। संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन प्रारंभ हुआ। प्रादेशिक तथा आर्थिक सुधार भी प्रारंभ हुए। पांचवा काल है संरक्षण की आवश्यकता की स्थिति वाला वर्तमान काल। अब यदि प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण की बात की जाए तो इन्हें विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले जीवन के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। अजैविक संसाधन जैसे वायु, जल, मृदा, खनिज, प्रकाश आदि, तथा जैविक संसाधन जैसे वनस्पतियाँ, जंतु और सूक्ष्म जीव आदि। एक पदार्थ जो कि प्रकृति में उपलब्ध है लेकिन उपयोग में नहीं आ रहा, तो यह प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में नहीं आता। कोई भी पदार्थ तभी संसाधन कहलाता है जबकि उसका उपयोग हो। जैसे यूरेनियम कुछ काल पूर्व तक संसाधन नहीं था, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा के लिए उपयोग में आने के बाद यह संसाधनों की श्रेणी में आ गया है। दूसरा वर्गीकरण रसायनों के आधार पर, इसमें कार्बनिक, अकार्बनिक तथा मिश्रित हैं। अकार्बनिक में जल, वायु, मिनरल, खनिज, लवण आदि। कार्बनिक में कोयला, पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव आदि और मिश्रित के अंदर मृदा। तीसरा वर्गीकरण है भू राजनीतिक आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण में राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय और मिश्रित। राष्ट्रीय पृथ्वी पर भू राजनीतिक स्थिति के आधार पर विभिन्न देश तथा प्रदेश उपलब्ध हैं और उनके संसाधन राष्ट्रीय संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। बहुराष्ट्रीय के अंदर बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो एक से अधिक राष्ट्रों के अंदर होकर गुजरते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी 4 देशों भारत, भूटान, तिब्बत व बांग्लादेश में होकर 2900 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। इसी प्रकार से साइबेरियन सारस साइबेरिया से भारत तक और विभिन्न देशों के अंदर जाता है। इस प्रकार के ये संसाधन, नदियाँ तथा माइग्रेटरी बर्ड्स, ये बहुराष्ट्रीय संसाधन के अंदर आते हैं और मृदा एक मिश्रित संसाधन की श्रेणी में आता है। अगला वर्गीकरण है क्षयशील और शीलता के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें 2 वर्गीकरण बनते हैं। पहला है क्षयशील, एग्जॉस्टेबल। दूसरा असीम या अक्षय, इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल रिसोर्स संसाधन को 2 में बांटा गया है। पहला है रिन्यूएबल, नवीनीकरणीय,
और दूसरा है अनवीनीकरणीय। नवीनीकरणीयों का अर्थ यह है कि इसका चक्रण काल छोटा होता है। इन संसाधनों में कुछ काल बाद यह पुनः मूल चक्र के अंदर लौट आते हैं, जैसे मृदा, जैसे पादप, जंतु आदि, लेकिन अत्यधिक दोहन करने पर ये संसाधन नष्ट भी हो सकते हैं। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल अनवीनीकरणीय संसाधन, जिनका चक्रण काल बहुत लंबा होता है, आसानी से पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और खनिज लवण आदि। नवीनीकरण रिसोर्सेज के अंदर एक समय में चीतों की संख्या जंगल में बहुत अधिक पाई जाती थी, लेकिन अत्यधिक शिकार के कारण यह प्राणी विलुप्त होने के कगार पर आ गया है, जिससे संरक्षण के लिए पुनः स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार से जंगलों की कटाई के कारण वन की ऊपरी मृदा, जल व वायु का ह्रास हुआ है, जिसके कारण संरक्षणात्मक उपायों से इस मृदा को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच में एक स्वाभाविक परिवर्तन की श्रृंखला स्थापित करता है। जैसे सूर्य की ऊर्जा किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा पादपों की वृद्धि उपापचय के लिए आवश्यक होती है तथा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पादित भोजन पदार्थ जड़ों, पत्तियों, फूलों, फलों, बीजों आदि के रूप में संग्रहित हो जाता है। ये उत्पादक कहलाते हैं तथा अगली भोज्य श्रृंखला के लिए आहार का स्रोत होते हैं। दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता। ये शाकाहारी जंतु है जो कि पादपों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। द्वितीय व तृतीय उपभोक्ता क्रमशः प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ता हैं, जो कि मांसाहारी आहार के ऊपर निर्भर करते हैं। उत्पादक एवं उपभोक्ता के मृत अंग सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, रिसाइकिल कर दिए जाते हैं और उनको न्यूट्रिएंट्स के अंदर, खनिज लवणों के अंदर पंडित किया जाता है और ये खनिज लवण पुनः पादपों को भोजन के रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। जलीय तंत्र को यदि देखा जाए तो जलीय तंत्र में भी का प्रारंभ भी सौर ऊर्जा पर आश्रित है, जिसमें पादप उत्पादक के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें बहुत से प्रकार की एल्गी पाई जाती है, पानी में डूबे हुए प्लांट, तैरते हुए प्लांट आदि पाए जाते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक होते हैं और इन उत्पादकों के ऊपर शाकाहारी जंतु निर्भर करते हैं और शाकाहारी जंतु के ऊपर बड़े मांसाहारी तथा सबसे बड़े मांसाहारी शिकारी जंतु निर्भर करते हैं। अतः दोनों तंत्रों में, चाहे वो स्थल तंत्र हो या जल तंत्र हो, दोनों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। अब प्राकृतिक संसाधनों से संलग्न कुछ समस्याएं हैं, जैसे संसाधनों का असमान उपभोग। संसाधनों का बड़ा भाग तकनीकी रूप से विकसित राष्ट्रों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। चीन तथा भारत में संसाधनों का अधिक उपयोग यहाँ के अधिक आबादी के कारण है। विकसित देशों का प्रति व्यक्ति संसाधन उपयोग विकासशील देशों की अपेक्षा 50 गुना तक अधिक होता है। विकसित देश विश्व का 75% तक औद्योगिक कचरा तथा हरित गृह गैसें, ग्रीन हाउस गैसेज वातावरण में छोड़ते हैं, जिसका परिणाम समस्त मानव जाति के ऊपर पड़ता है। दूसरा है भूमि उपयोग प्रबंधन। भूमि एक संसाधन है जिसका उपयोग भोजन उत्पादन, जंतु पालन, औद्योग निर्माण, आवास विकास आदि के लिए किया जाता है। प्रबंधन के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि भिन्न भिन्न क्रियाकलापों के लिए भूमि का सर्वोपयुक्त उपयोग किस प्रकार से किया जाए। भूमि उपयोग का सबसे हानिकारक प्रभाव यह रहा है कि जंगलों का तेजी से ह्रास हुआ है। अब है सतत जीवन जीने की आवश्यकता, नीड ऑफ सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। सतत जीवन के लिए हमें 3 पैरामीटर्स बनाए हैं। पहला है आयु वृद्धि, दूसरा है ज्ञान वृद्धि और तीसरा है आर्थिक विकास। इन तीनों को मिलाकर मानव विकास सूचकांक बनता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता के लिए ये संकेतक है। नंबर 1, एक स्थिर जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरा, लंबे समय तक जैव विविधता का संरक्षण होना चाहिए।
तीसरा, सावधानी पूर्वक लंबे समय तक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होना चाहिए। इसके अलावा पारिस्थितिकी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए और अनवीनीकरण संसाधन जैसे कोयला, कोल, तेल आदि का दोहन न्यूनतम किया जाना चाहिए, जिससे यह बहुत लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकें। इसके अलावा नवीनीकरण जल संसाधनों के प्रबंधन में स्वच्छ जल की बात आती है। इस संसाधन का अधिक उपयोग किया जा रहा है तथा इसे बर्बाद भी किया जा रहा है। शहरों का दूषित जल, सीवेज, औद्योगिक जल, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जल की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं, जिसका प्रबंधन आवश्यक है। शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर जल को पुनः उपयोग खेती के लिए तथा जल कृषि के लिए किया जाना चाहिए। वन का जहाँ तक सवाल है, एक बार नष्ट होने के बाद में पुनः बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, अतः वनों की कटाई प्रबंधन में नियंत्रित होनी चाहिए। जहाँ तक जल कृषि का सवाल है, समुद्र व नदियों में भी अत्यधिक दोहन, मछलियों आदि जंतुओं को अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में पकड़ना, ये उनके प्रजनन को प्रभावित करता है और उनकी सतत उपलब्धता को भी प्रभावित करता है। अब जहाँ तक कृषि भूमि के अप्रबंधन का प्रश्न है, इसकी पैदावार तेज़ी से गिर जाती है। अतः हमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के स्थान पर कार्बनिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। मानव द्वारा शिकार व अन्य क्रियाकलापों के कारण बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर आ रही हैं, जिसका नियंत्रण कानून बनाकर किया जाना चाहिए। बहुत सी प्रजातियां पहले से ही हमारी जानकारी के बिना विलुप्त हो चुकी हैं। जैसे हाल ही में मेडागास्कर में पाई जाने वाली डोडो प्रजाति विलुप्त हुई है। अतः प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्वक न्यूनतम दोहन करने से सतत विकास किया जा सकता है।